नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करता हूं मैं आप सबका इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और आज की वीडियो में मेरे भाई हम देखेंगे ओलिव के मॉक का सॉल्यूशन और हर एक क्वेश्चन का द बेस्ट अप्रोच। चलिए बिना किसी देरी के हम सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डेनिस और नदिया ने औसतन मेरे भाई 650 रुपए में एक एक जींस खरीदी। उन्होंने औसतन 900 रुपए में एक एक ट्राउजर भी खरीदा। यदि डेनिस ने नदिया से 100 रुपए अधिक खर्च किए तो नदिया ने अपनी खरीदारी पर कुल कितना खर्च किया, हमसे पूछा जा रहा है। देखो, यहाँ इन दोनों का औसत मेरे भाई 650 है और यहाँ इन दोनों का औसत 900 रुपए है। अगर मैं टोटल औसत देखूं तो 900 और प्लस 650 यानी कि 1550 इनका टोटल औसत होगा। ठीक है ना मेरे भाई, ये इनका टोटल एवरेज होगा। अब दोनों जगह बेस सेम है, यहाँ पे भी दो लोगों का औसत दिया है, यहाँ पे भी दो लोगों का औसत दिया है, तो टोटल औसत दोनों का सम होगा, दोनों एवरेज का सम होगा। अब 1550 रुपया इनके खर्च का औसत आ गया और मेरे भाई हम जानते हैं कि नदिया का खर्चा निकालना है जो कि डेनिस से 100 रुपया, ठीक है ना, कम खर्चा कर रही है। तो 1550 को अगर हम 100 के गैप पे तोड़ना चाहें, ठीक है ना, 1550 हालांकि इसका एवरेज है, 1550 का डबल कीजिएगा तो 3100। ऐसे भी अगर आप इसको 100 के गैप बनाना चाहते हैं तो 50 रुपया इसमें से निकाल लीजिए, यहां होगा 1500 और जो 50 रुपया डाले हैं निकाले हैं इसमें फिर से डाल दीजिए, ये होगा 1600। हमसे नदिया का पूछ रहा है तो एक नदिया को मिलेगा 1500 और डेनिस को मिलेगा मेरे भाई 1600। हमसे नदिया यानी कि 1500, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है cos 6x प्लस साइन 6x प्लस 3 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर x व्यंजक का हमसे मान पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का क्या है, होल क्यूब है। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x होता है एक, एक का होल क्यूब कितना होगा, एक ही होगा। या फिर अगर आप यहाँ पे चाहें तो वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, यहाँ पे 90 लिख सकते हैं या फिर 0 ले सकते हैं, कोई भी ले लो। वैल्यू पुट तो आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन 90 और 0 लेने पे आसानी होगी। इसके अलावा मेरे भाई मैंने इसी चैनल पे वन शॉट ट्रिग्नोमेट्री का एक वीडियो डाला है जो कि एकदम 48 मिनट का है, वो आप 48 मिनट का वीडियो देखिए, आप यहां से सब कुछ सीख जाइएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है ए बराबर दिया है दोस्त, यहां पे अगर हम देखें तो ए बराबर दिया है √6 माइनस √5, ठीक है ना। बी बराबर होता है, सॉरी बी बराबर दिया है √5 - 2। तो क्या हम √5 - 2 को √4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि √4 होता है 2 के बराबर। और यहां पे अगर हम सी देखें मेरे भाई तो ये कितना दिया है, 2 माइनस √3, तो 2 को हम √4 लिख सकते हैं और माइनस √3। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर अंतर सब जगह बराबर हो, यहां पे अगर आप अंतर देखोगे तो 6 और 5 का अंतर कितना होगा, 1, ठीक है ना। 5 और 4 का अंतर कितना होगा, 1, और 4 और 3 का अंतर कितना होगा, 1। इस टाइप के क्वेश्चन में जब अंतर बराबर होता है तो जो सबसे लिस्ट वैल्यू होता है मेरे भाई उसी का मान सबसे बड़ा होता है। यानी कि अगर हम देखें कि सी में यूज हो रहा है 4 और 3, बी में 5 और 4 और ए में 6 और 5, तो सी सबसे लिस्ट वैल्यू को लेकर के चल रहा है, तो सी हमारा सबसे बड़ा होगा, उसके बाद बी और उसके बाद ए, ठीक है ना। सी सबसे बड़ा, उसके बाद बी और उसके बाद ए। इसके अलावा दोस्त ये कैसे होता है, देखो, जब आप इनको सब मान लो कि इनको रेशनलाइज करने पे आता है, मैं इस पे अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन पे। एक छात्र का 3 विषयों में औसत अंक 85 है। यदि एक विषय में छात्र का अंक मेरे भाई 10% बढ़ जाता है तो नया औसत जो होता है ना वो 87 हो जाता है, 87 हो जाता है, तो उस विषय में छात्र का मूल अंक क्या है, ठीक है। अब देखो, 85 से मेरे भाई 87 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। कितने विषय में, 3 विषय में, यानी कि टोटल 3 दूनी 6 बढ़ रहा है। और यही 6 मेरे भाई 10% का मान है, क्वेश्चन में दिया गया है। हमसे पूछा जा रहा है कि उस छात्र का मूल औसत अंक, सॉरी मूल अंक क्या होगा। तो जब 10% 6 है दोस्त तो 100% कितना होगा, 100% 10 का 10 गुना, तो 6 का 10 गुना 60। ऑप्शन डी। टेन ए प्लस 1/10 साइन स्क्वायर है और प्लस 1/10 स्क्वायर है, हमसे मान पूछा है। देखो, टेन ए को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये कॉटे होगा, और टेन ए प्लस कॉटे किसके बराबर होता है, सेक ए इज टू कॉसेक ए के। सेक ए मेरे भाई सेक ए इज टू कॉसेक ए के, प्लस में अगर हम यहां से देखें तो 1 + 10 स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, कॉस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है 1 के बराबर में होता है, यानी कि ये हो जाएगा 1। सेके कॉसेके प्लस 1, सेके कॉसेके प्लस 1, ऑप्शन बी। दो संख्याएं 12:20 के अनुपात में हैं, यदि उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 34,560 है तो उन संख्याओं का योग कितना होगा, 12 और 20, 32, यानी कि 32 का मल्टीपल ही होगा, ठीक है ना। और अगर हम 32 का मल्टीपल देखें तो ना ही 420 है ना ही 360 है, 32, 6 4 32 दूनी 64, ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन बी सीधे।
एक छिन्नक के निचले आधार की त्रिज्या मेरे भाई 9 सेंटीमीटर, ऊपरी आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई उसके त्रिज्या के योग के आधे के बराबर है, तो उसका हमसे आयतन पूछ रहा है। छिन्नक का आयतन कितना होता है? 1/3 मेरे भाई, 1/3 पाई। पाई को हम पाई ही लेंगे क्योंकि सारे ऑप्शन में पाई मौजूद है, ठीक है ना। एच हम कितना ले सकते हैं? 9 3 12 का आधा 6। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर अगर हम करें तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81, 81 और 9 90, प्लस मेरे भाई आर इस टू आर यानी कि नतिया 27। अगर हम टोटल को सॉल्व करेंगे मेरे भाई, टोटल अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये 2 पाई गुने 90 और 27 117, और 117 दूनी कितना होता है? 234 पाई। ऑप्शन ए बराबर 8/8 गुने 8 का 1 गुने 8/4 का 2 है। और हमसे पूछा जा रहा है कि 4 का पावर ए बराबर है 2 का पावर 2x, तो x का मान हमसे पूछा जा रहा है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहां से अगर हम देखें तो ये बराबर है 4 का पावर ए, अगर हम देखें तो इसको हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। और ये बराबर किसके? 2 टू द पावर 2x। यहां से अगर बेस सेम है तो इनका पावर भी आपस में बराबर होगा, यानी कि 2a बराबर मेरे भाई 2x है, ठीक है ना। दो दो आप काट दो, यहां से हम देख सकते हैं कि ये a बराबर x होगा। यानी हमसे x का मान पूछ रहा है तो आपको a का मान निकालना होगा, और a का मान इतना दिया है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से सोचिए, खुद से, ठीक है ना। वो बेवकूफी इंसान होगा जो इसको सॉल्व करेगा, आप खुद से सोचिए। यहाँ पे सब जगह भागा गुना है, सब जगह। तो जब आप 8, यहाँ पे 8 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 8 4 2, इन सारे अंकों को कितना बार भी आप गुणा कर लीजिए, कभी भी ए का मान के साथ आ सकता है। अगर यहाँ पे प्लस माइनस होता तो हम सोच सकते थे, गुना भागा करने में मेरे भाई 7 कैसे आएगा? बिल्कुल नहीं। 6 कैसे आएगा? 6 में 3 आता है, 3 यहाँ पे कहाँ से उत्पन्न होगा? 6 भी नहीं होगा। और 5 कहाँ से आएगा? 5 भी नहीं होगा। ऑप्शन ए 8। अरे भैया, यहाँ पे खाली गुना भागा है, और गुना भागा करके आप 5 7 6 कैसे ला सकते हैं? 8 और 4 और 2 का यूज करके कभी नहीं ला सकते हैं। लॉजिक से जाइए। किसी निश्चित राशि पर 2.5 वर्षों में 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 1623 रुपए है, तो हमसे योग पूछ रहे हैं, योग यानी कि प्रिंसिपल हमसे पूछा जा रहा है। अब देखो, 10% पर अगर हम 2.5 साल का इफेक्टिव रेट देखें तो 2 साल का कितना होगा? 21%। और 21% और मेरे भाई आधा साल का 5%, इस पे अगर हम 2 बार सक्सेसिव लगाएं तो 21 5 26%, 26% प्लस 21 गुने 5, 105/100 यानी कि 27.05% हमारा टोटल कितना क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा 27.05%। देखिएगा, अगर आप 7200 का मेरे भाई 27.05 निकालिएगा, ठीक है ना, तो 72 में आ रहा है 72 यानी कि 9 का मल्टीपल। 9 का मल्टीपल ये है 6 3 9 2 1 3, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ पे है 6500, 6500 में आता है 13। क्या 13 का ये 1623 मल्टीपल है? बिल्कुल नहीं, और नहीं ये है। 13 3 2 13 दूनी 26, 6 3, ये 13 का ना वही मल्टीपल है, और नहीं यही 13 का मल्टीपल है। ये भी कट जाएगा, बचा 5000 और 6000। अगर हम 5000 का मेरे भाई 27.05% निकालना है, अगर हम 5000 का 25% निकालें तो 5000 का 1/4 होता है कितना? 1250, ठीक है ना। और 1623, 25% अगर 1250 है तो 2% और 1623 से तो बहुत कम होगा, 1623 से तो बहुत कम होगा, ये भी कट जाएगा, बचा सिर्फ ऑप्शन बी। अप्रोक्सीमेशन से जाइए, और सीआई के ऐसे ऐसे सवाल अप्रोक्सीमेशन से हो सकते हैं कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है मेरे दोस्त। हाँ, त्रिभुज पीक्यूआर में एस त्रिभुज क्यूआर पर स्थित एक बिंदु है, एसटी त्रिभुज क्यूपी के समानांतर है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है ना दोस्त, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो बोला है कि पीक्यूआर में एस त्रिभुज क्यूआर पर एक स्थित बिंदु है। पीक्यूआर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहे हैं पहले, ठीक है भैया, बन जाओ। ठीक है ना, ये ट्रायंगल बन गया। पी क्यू आर, ये ट्रायंगल का नाम है, पी क्यू और आर। आगे बोला है कि एस त्रिभुज क्यूआर पर स्थित एक बिंदु है, मान लो कि ये एस हो गया, बिंदु है। एस टी त्रिभुज क्यूपी के समानांतर है, एस टी क्यूपी के समानांतर है। अगर हम यहाँ पे ऐसे इसको मिला दें तो ये जो एस टी है ना, वो क्यूपी के समानांतर है। यदि क्यूएम और टीएन त्रिभुज पीएस पर लंब है, पीएस मेरे दोस्त, अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे मिला दें तो हमसे बोला रहा है कि क्यू एन, सॉरी, क्यू एम और टी एन, क्यू एम मेरे भाई, ये क्यू एम और टी एन इस पे लंब हो गया, बढ़िया लंब है। क्यू एम 33 है, ये जो क्यू एम है ना मेरे भाई, ये क्यू एम है और ये टी एन है, ये 33 है।
और आगे दे रहा है कि TN 21 है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज में RS और SQ का अनुपात, RS और SQ का अनुपात। ये क्वेश्चन पता है 2021 में आया था, 2021 CGL में आया था, बस डाटा यहाँ पे चेंज किया गया है और कुछ नहीं, ये क्वेश्चन खुद से क्रिएट नहीं किया गया है। अब देखिए आप यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा इसको। आप अगर हमारा SSC मैथ्स उठाइएगा तो हम इसमें बहुत इसका बेहतरीन सोल्यूशन दिए हैं। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्त, तो ये 33 है और ये 21 है। अगर हम ट्रायंगल, ठीक है ना, अगर हम ट्रायंगल मेरे भाई PQS, ठीक है, PQM लेते हैं, PQM, और ट्रायंगल हम उठाते हैं TNS, ठीक है, तो ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। कैसे? मान लो ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, और अगर ये दोनों रेखाएं मेरे भाई, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और इनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और जैसे ही ये आपस में बराबर हो गए मेरे भाई, जैसे ही ये आपस में बराबर हो गए, कौन कौन से ट्रायंगल, PQM और ये वाला ट्रायंगल, जैसे ही आपस में बराबर होंगे तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो भी आपस में बराबर होगा। यानी कि अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे भाई 90 के सामने मान लो कि ये 33 होगा ना, रेशियो बराबर होगा। 33 और 21 का हम रेशियो ले लेते हैं, 33 और 21 का अगर हम रेशियो लिए तो ये आया 11 और ये आया 7। यानी कि अगर हम 90 के सामने देखें तो ये 11, और इसमें 90 के सामने देखें मेरे भाई तो ये 7, ठीक है, 11 और ये 7। और हम जानते हैं कि जब ये दोनों रेखाएं आपस में पैरेलल है तो ये 7 होगा, तो ये टोटल कितना होगा मेरे भाई, टोटल ये 11 होगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है, QS के बारे में। तो जब ये 7 और ये 11, तो ये बचा हुआ 4। हमसे RS और SQ का अनुपात पूछा जा रहा है, RS और SQ 7:4। ऑप्शन डी, 2021 सीजल में क्वेश्चन आया था, बस डाटा अलग था। दो समान त्रिज्याओं वाले वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि दोनों वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। यदि दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 42 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 42/√3 होगा, इसका 1/√3 टाइम होता है, यानी कि 14√3। ऑप्शन सी, ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर लेना और इसका आंसर देना मेरे भाई आप हमारे कमेंट बॉक्स में। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बर्तन ए में एम और एन का अनुपात 13:8 है, और बर्तन बी में मेरे भाई एम और द्रव एन का अनुपात 5:9 है। यदि बर्तन ए के x लीटर मिश्रण को बर्तन बी के y लीटर मिश्रण के साथ मिलाया जाता है तो m और n का अनुपात मेरे भाई 11:10 हो जाता है। तो x और y का हमसे अनुपात पूछा जा रहा है। आप यहाँ पे देखिए टोटल, अगर हम यहाँ पे देखें मात्रा तो कितना है, 13, 8, 21 मेरे भाई। यहाँ पे 5, 9, 5 और 9 अगर हम देखें तो 14, ठीक है ना, और 11, 10, 21, इनका एलसीएम लो। एलसीएम कितना होगा, 42, क्योंकि इन सब हम एलिगेशन कब लगा सकते हैं, बराबर चीजों पे लगा सकते हैं। तो 21 का एलसीएम लोगे, 21 और 14 का, तो 42 होगा। अब 21 दूनी 42 होता है तो 13 दूनी 26, तो यहाँ पे आप 26 लिख लो, ठीक है ना मेरे भाई। 14 तिया 42 होता है तो 5 तिया 15, और यहां से अगर हम देखें तो 21 दूनी 42 होता है तो 11 दूनी 22। अब इस पे आप चुपचाप एलिगेशन लगा दो। 15, 22 का अंतर 7, और 22 और 26 का अंतर 4, 7:4। अगर आप चाहें तो इस पे भी लगा सकते हैं, जैसे 13, 8, 21 दूनी 42, तो 8 दूनी 16 मेरे भाई, 14 तिया 42 तो 9 तिया 27। इस वाले पे भी लगा सकते हो, 21 दूनी 42 तो 10 दूनी 20। अगर आप इस पे भी लगा दोगे तो वहीं आएगा, 7 में से 20 किया 7, 16 में से 20 16 का अंतर 7:4। कुछ भी करके लगा सकते हो, या फिर फ्रैक्शन पे भी आप रेशियो लगा सकते हो, एलिगेशन लगा सकते हो। रणबीर ने 1500 रुपए में एक बाइक खरीदी और उसकी मरम्मत पर मेरे भाई 500 रुपए खर्च करके उसको 20% लाभ पर बेच दिया। 1500 और 500, 2000, 2000 का 20% यानी कि 1/5, 2000 का 1/5 500, 2000 और 500 2500, ठीक है ना, सॉरी 2000 का 1/5 400, तो 2000 और 400 2400। और मेरे भाई डिजाइन पर 600 रुपये अधिक, 600 रुपये और खर्च कर रहा है, तो 24 और 600 3000। और 3000 पर मेरे भाई अगर 600 रुपये का वो फायदा कमा रहा है तो 600 बट्टे में 3000, ठीक है ना, 600 बट्टे में मेरे भाई 3000 का वो फायदा कमा रहा है। 600 बट्टे में 3000 मतलब 1/5, और 1/5 जो फ्रैक्शन है इसका मान होता है 20% का, उसको लाभ होगा। अब देखो, सोमवार को चिंटू ने अपनी कुछ मिठाइयां अपने छोटे भाई को दे दी। मेरे भाई ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं मैं, ताकि बनाने में, अरे भैया कैसे छोटा होता है, ठीक है ना, ताकि बनाने में मेरे भाई इसको सुविधा हो, ठीक है। अब देखिए, सोमवार को चिंटू ने अपनी कुछ मिठाइयां अपने छोटे भाई को दे दी, जिसमें से उसके पास शुरुआत में मौजूद मिठाइयों का 24% हिस्सा बचा। मान लो कि उसके पास मेरे भाई 100% मिठाई था,
ठीक है ना, और उसमें से वो 24% बचा रहा है। ठीक है दोस्त, अगर 24% बचा रहा है तो 76% वो दे दे रहा है, 76% वो दे दिया। मंगलवार को उसने सोमवार की तुलना में 20% अधिक मिठाई खरीदी। अगर हम मंगलवार की बात करें मेरे भाई, अगर हम मंगलवार की बात करें तो इससे 20% अधिक मिठाई खरीद रहा है, यानी कि 120% मिठाई खरीद रहा है। और आगे अगर हम देखें, और अपने छोटे भाई को सोमवार की तुलना में 25% अधिक मिठाइयां दी, यानी कि 25% का वैल्यू होता है 1/4 फ्रैक्शन में। तो अगर यहाँ पे 4 यूनिट दे रहा है ना मेरे भाई, तो यहाँ पे 5 यूनिट देगा। 4 यूनिट का मान 76 यानी कि 19 गुना, तो 5 यूनिट का मान मेरे भाई 19 गुना 95 होगा। ठीक है ना, यानी कि 95% आप बोल सकते हैं, या फिर 95 यूनिट वो दे दिया। तो यहाँ पे बच्चा कितना, 120 में से अगर हम 95 घटा दे तो यहाँ पे बच्चा 25। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि अधिक मिठाइयां बची तो एक्स का मान 25% अधिक मिठाई दी, जिससे उसके पास सोमवार की तुलना में x% अधिक मिठाई बची। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे देखें तो सोमवार को उसके पास 24 यूनिट बच रहा था और यहाँ पे 25 यूनिट बच रहा है। कितना ज्यादा बच रहा है, 1 यूनिट। कितने पे मेरे भाई, 24 पे। 24 चौके होता है 96, 24 चौके होता है 96। अरे भैया, जब आप इसको प्रतिशत में चेंज कीजिएगा तो 100% भाग दीजिएगा। 24 चौके होता है 96, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग होगा, ऑप्शन सी। एक कार 46 किलोमीटर की दूरी 1/6 घंटे में, 50 किलोमीटर की दूरी 2/3 घंटे में और 25 किलोमीटर की दूरी 1/12 घंटे में तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति, औसत गति क्या होता है, टोटल दूरी बटे में टोटल समय। मेरे भाई अगर हम टोटल समय को जोड़े तो 25 और 50 75, और 75 और 46 मेरे भाई जोड़ दें तो 75 और 25 होता है कितना, 100, और 21 121। 121 क्या है मेरे भाई, जब दूरी आ गया हमारा 11 का मल्टीपल, तो ये जो 121 है 11 का मल्टीपल है। जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो बहुत हाई चांसेस है, बहुत हाई चांसेस नहीं है, इसमें दो 11 आ रहा है, 11 का मल्टीपल ही होगा, ऑप्शन सी। अगर आप टोटल इसको सॉल्व भी करना चाहते हैं तो टोटल समय से आपको भाग देना होगा। अब देखिए यहाँ पर 1/6 है और 1/12 है। अगर हम इसको भी 1/12 बनाए मेरे भाई, सॉरी इसको, तो हम इसको 2/12 लिख सकते हैं, यानी कि 3/12। यहाँ पे मेरे भाई 3/12 हो गया, और अगर हम इसको भी 12 बनाए, ठीक है ना, तो 8/12, ये हो जाएगा 8/12, यानी कि 11/12 से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। 12 ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, इसको काटेगा 11 बार में, 11 गुने 12 132। 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल क्या होगा मेरे भाई, 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या का स्क्वायर रूट हमारा इरेशनल नंबर होता है। 3 से बड़ी नहीं, आप दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर उठाओ और उसका स्क्वायर रूट लो तो वो एक इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर का, और प्राइम नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर का एक सबसेट होता है। प्राइम नंबर कभी निगेटिव में नहीं हो सकता है। बहुत सारे टीचर हैं जो प्राइम नंबर को निगेटिव में बता देते हैं, निगेटिव कभी होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्राइम नंबर नेचुरल नंबर का एक सबसेट है। हाँ, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 60 मीटर है, तो 3.5 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत, अरे भैया 3.5 रुपए प्रति मीटर की दर से, तो कितना होगा बाड़, हम किस पे लगाते हैं, एक्सटर्नल बाउंड्रीज पे लगाते हैं, यानी कि पेरीमीटर निकालना है हमें। तो 2πr यानी कि 2 गुने 22/7। मेरे भाई आप यहाँ से 22 आ रहे हैं तो 22 यानी कि 11 का मल्टीपल भी देख सकते हो, और 11 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन सी है। 2πr अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो 60, और ये 3.5 रुपया। ठीक है ना, ये 0.5 इस 60 को 30 बनाएगा, 30 दूनी 60 गुने 22, 22 छक्का होता है 132, 132 पे 1 जीरो। राकेश ने 48,000 रुपए दो अलग अलग किस्तों में उधार लिए और 2 वर्षों के लिए मेरे भाई 20% की साधारण ब्याज दर पर चुकाया गया ब्याज 2 वर्षों के लिए 14:2/7% की साधारण ब्याज दर पर चुकाए गए ब्याज के बराबर है। ठीक है ना, अब देखो दोनों जगह 2-2 वर्ष है, यानी कि टाइम बराबर है, और जब टाइम बराबर हो गया तो जो हमारा ब्याज होगा वो सिर्फ प्रिंसिपल और रेट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना मेरे भाई, प्रिंसिपल और रेट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 20% का हम फ्रैक्शनल वैल्यू लेंगे, यानी कि P1 का 20% का अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू लें तो ये होता है 1/5, और अगर हम P2 देखें मेरे भाई तो 14:2/7%, यानी कि 1/7। ठीक है ना, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि जो P1 बट्टे में मेरे भाई P2 आएगा वो आएगा 5/7। अगर हम यहां से जोड़ें तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना है, 48। मैं जीरो को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, हमसे पूछा जा रहा है कि अंतर 7 और 5 का अंतर 2, तो 12 का वैल्यू अगर 48 4 गुना, तो 2 का वैल्यू 4 गुना 8। 8 पे आप चाहे जितना जीरो बैठा लो। हाँ, एक थैली में 3 रुपए 5 रुपए और 7 रुपए के सिक्के
4, 9 और 5 के अनुपात में। यदि थैली की कुल राशि 552 रुपए है तो 7 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या, ठीक है ना। देखो, अगर 3 रुपए के मेरे भाई 4 यूनिट सिक्के हैं तो 4 तिया 12 यूनिट रुपया यहां से बनेगा। अगर हम यहां से देखें तो मेरे भाई 5 यूनिट के 9 यूनिट तो 9 5 45 यूनिट यहां पे बनेगा रुपया। और यहां से अगर हम देखें तो 7 5 35 यूनिट यहां पे बनेगा, ठीक है ना। टोटल अगर हम देखें तो 45 और 35, 80 और 12, 92। मेरे भाई 92 यूनिट का मान कितना आया? 5, 5 और 2। हमसे किस चीज का वैल्यू पूछा जा रहा है? 7 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या यानी कि 5 यूनिट का मान हमसे पूछा जा रहा है। इसमें आप 5 लगा लो। अगर आप इसको काटोगे, ठीक है ना, तो ये 6 बार में जाएगा। बिल्कुल 6 बार में ही जाएगा। 6 दूनी 12 यूनिट डिजिट पे 6 5 30, ऑप्शन सी। एक खिलौना दो बराबर अर्धवृत्तों को एक आयत की एक लंबाई पर जोड़कर बनाया गया है, ठीक है ना। आयत की लंबाई दोनों अर्धवृत्त के व्यास के योग के बराबर है। इसका मतलब कि पूरा जो लंबाई है वो दोनों अर्धवृत्त से कवर हो जा रहा है। यदि खिलौने का परिमाप मेरे भाई 182 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर है, और आयत की चौड़ाई और अर्धवृत्त की त्रिज्या से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो हमसे खिलौने का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। जो देखो, अगर मान लो यहाँ पे हम एक आयत बना ले, ठीक है ना, और इस पे बोला जा रहा है कि इसके लंबाई पर, आयत की लंबाई जोड़कर बनाया गया है अर्धवृत्तों को एक आयत की लंबाई पर जोड़कर बनाया गया है। आयत की लंबाई दोनों अर्धवृत्तों के व्यास के योग के बराबर है। यानी कि अगर हम इस पे मेरे भाई दो अर्धवृत्त बना दे ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब देखो, अगर हम यहां पे देखें तो ये आर होगा, ये भी आर होगा मेरे भाई, ये भी आर और ये भी आर, ठीक है। और ये R+5 होगा, ठीक है ना। अगर हम यहां से देखें तो इनका जो परिमाप है वो 182 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होता है? लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्रीज। अगर हम इसका परिमाप निकालें तो आधा सर्कल यहाँ, आधा सर्कल यहाँ, यानी एक सर्कल को हम बोल सकते हैं 2πr। मेरे भाई यहाँ पे हो गया 2πr। प्लस में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये R+5 और ये R+5, यानी कि 2R+10 हो जाएगा। 2R+10, और मेरे भाई ये लंबाई जो होगा वो 4R के बराबर में होगा। ये इसका टोटल परिमाप आया, जो कि किसके बराबर में है दोस्त? ये बराबर में है 182 के, ठीक है ना। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2R यहां से और 4R यहां से, 6R, 6R+2πr, ये किसके बराबर में होगा मेरे भाई? 182 में से अगर हम 10 घटा दें तो 172। अब देखो, आप दो सब जगह कॉमन आ रहा है, दो को काट दो, ठीक है ना, मतलब कि दो से भाग दे दो। ये कितना बचेगा मेरे भाई? ये बचेगा 3R, ठीक है। प्लस में यहाँ पे बचेगा बाई आर, क्योंकि दो कट जाएगा, यानी कि 22/7 गुने आर। और अगर हम इसको दो से काटें तो ये होगा 86। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 17 का 21 और 22R, 43R। मेरे भाई 43R, ठीक है ना। 43R हो गया 86 गुने 7 के, हमें आर निकालना है। 43 इसको काटेगा दो बार में, आर आ जाएगा 14। जब आर 14 आ गया तो हमसे खिलौने का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आर दो बार यूज होगा, ठीक है ना, क्योंकि R², और आर अगर दो बार यूज होगा यानी कि दोनों में साथ साथ आएगा तो 7 का मल्टीपल भी हम देख सकते हैं, या फिर सॉल्व भी करें तो खिलौने का क्षेत्रफल यानी कि πr² ये हो जाएगा 22/7 R² यानी कि 14 गुने 14, ठीक है ना। और मेरे भाई यहाँ पे हो गया 14 और 5 19 गुने, अगर हम लंबाई देखें तो 14 चौके 56। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है दोस्त। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 7 इसको काटेगा दो बार में। अगर हम 14 कॉमन ले लें तो ये 44, और 14 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे बचेगा, 14 कॉमन लिए हैं तो 14 चौक 4 बचेगा, 19 चौके 76, ठीक है ना। यानी कि 14 गुने हम बोल सकते हैं 6 4 10 के 0 हासिल 1 7 4 1 1 12। 14 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट पे 8 आएगा, जीरो के ठीक बाद, ऑप्शन बी। 7 वाट का मल्टीपल भी हम देख सकते थे, क्योंकि परिमाप जो है मेरे भाई वो 182 है, जो कि एक 7 का मल्टीपल। अब ध्यान से सुनिएगा, जब परिमाप ही 7 का मल्टीपल हो गया, यानी कि जो हमारा आर आएगा, क्योंकि सब में आर यूज हुआ है। नहीं 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 नहीं, ऐसे हम नहीं जा सकते हैं, इसको और जाना ही पड़ेगा ऐसे, या फिर क्योंकि 7 का अगर हम मल्टीपल भी देखें तो यहाँ पे ये भी 7 का मल्टीपल है, करना ही पड़ेगा सॉल्व। एक गोले और एक समकोण वृत्ताकार बेलन जिनकी त्रिज्याएं मेरे भाई समान है का आयतन बराबर है। गोले के व्यास और बेलन की ऊंचाई का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। एक गोला है, ठीक है ना। अगर हम इसका मेरे भाई आयतन निकालें तो कितना होगा? 4/3 पाई R³ और अगर बेलन का आयतन निकालें तो बेलन का आयतन होता है पाई
आर स्क्वायर एच। जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्त तो पाई से पाई कटेगा और दो गो आर इसमें के दो गो आर को काट देगा, बचेगा सिर्फ एक आर। हमसे क्या पूछा जा रहा है, आर और एच का अगर हम अनुपात देखें मेरे भाई, आर और एच का अनुपात देखें तो 3/4 आ गया। हमसे पूछा जा रहा है कि गोले का व्यास, तो गोले का व्यास में मतलब कि 2r, तो जब यहां से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि व्यास हमें लेना है तो यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दो इसको काटेगा 2 बार में, यानी कि 3:2, ऑप्शन ए। ए ने एक व्यवसाय में 20,000 रुपए का निवेश करके 8 महीने के बाद बी ने 30,000 रुपए का निवेश किया। एक वर्ष बाद ए और बी के बीच लाभ का विभाजन किस अनुपात में? प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अगर हम इसमें से 20 उठा लें तो ये 12 महीने के लिए निवेश कर रहा है ए, और बी की अगर मैं बात करूं मेरे भाई तो ये 8 महीने बाद, यानी कि 30 जो है ना, ये सिर्फ 30 यूनिट 4 ही महीने के लिए निवेश कर रहा है। इसको हमें सॉल्व करना है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4×5 = 20, 5×6 = 30, हम बोल सकते हैं 2:1, ऑप्शन ए। यहीं से देख सकते थे 30 × 4 = 120 और ये 240, 2:1 आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर डील फॉर अ कस्टम? 4% की 10 लगातार छूट, 40% की एक पूर्ण छूट और 10% की लगातार छूट। मेरे भाई 10% की लगातार छूट अगर हम 10% भी जोड़ लें तो 40% होगा, और 4% की 10 लगातार छूट अगर हम इसको भी जोड़ लें तो ये भी 40% होगा। यानी कि जब बड़ा होगा ना वो 40% की पूर्ण एकल छूट बड़ा होगा। क्यों? अब आप खुद से सोचो कि 5% का आप 2 छूट दे रहे हो, ठीक है ना, और एक डायरेक्ट आप 10% का छूट दे रहे हो। तो जब आप 5% का छूट दोगे मेरे भाई दो गो, तो ये 10% और -0.25% होगा, ठीक है, सक्सेसिव लगाने पे। तो जो इस केस में बड़ा होता है वो हमेशा एकल छूट ही होता है। ओलिव मुक में ये पिछले साल भी इसी मतलब पैटर्न पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब देखो, दी गई आकृति में एसीबी का आंतरिक समद्विभाजक और एबीसी का बाह्य समद्विभाजक बिंदु डी पर मिलते हैं। जब ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है और ये इंटरनल बाइसेक्टर है तो इसका आधा होता है, ठीक है ना, ये जितना होगा उसका आधा ये होगा। अगर ये 105 है और यहाँ पे एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है तो ये 75 होगा। मेरे भाई ये 130 है तो ये 50 होगा। ये 50 और ये 75, 125 बचा कितना? 55। तो अगर ये 55 हुआ मेरे भाई, और हम जानते हैं कि हमसे डी पूछ रहा है जो कि 55 का आधा होगा, 55 का आधा कितना होता है? 27, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये रहा आज का सॉल्यूशन और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सही से समझ में आया होगा। अगर आप मेरे से बेसिक मैथ्स मेरे भाई पढ़ना चाहते हैं 2026 एसएससी को लेकर के, तो मैं एयर पब्लिकेशन पर पढ़ा रहा हूं, वहां पर जाइएगा। तो मैं लाइव आकर के डेली 4 बजे पढ़ाता हूं, वहां से आप मेरे देख सकते हैं। मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।